नमस्कार प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने ग्रह स्थितियों के आधार पर यह साफ साफ आपसे कहा था कि आने वाले दिनों में विश्व में बड़ा सैन्य संघर्ष होने वाला है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर भीषण हमला कर दिया। ईरान के बड़े नेता खामेनेई की हत्या कर दी। जवाब में ईरान ने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइलें दागी। लेबनान में फिर से बमबारी शुरू हो गई। होर्मुज का जो समुद्री रास्ता है, हम सभी जानते हैं, इसे ईरान ने बंद कर दिया है, जिससे दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। और उसके बंद होने से पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो गया है। भारत पाकिस्तान के बीच तो तनाव हमेशा से ही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुला युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन पहले से ही युद्ध में है। कुल मिलाकर के पूरी पृथ्वी पर इस समय आग लगी हुई है। अब मुझसे बहुत से लोगों ने एक ही सवाल पूछा, शास्त्री जी अब आगे क्या होगा? यह लड़ाई कब तक चलेगी? कितनी और परेशानी आएगी? शांति कब लौटेगी? प्रिय दर्शकों, आज मैं इन सभी सवालों का जो जवाब है वो ग्रह गोचर के आधार पर देने जा रहा हूं। सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, और बताने में संकोच नहीं, कि ज्योतिष संभावनाओं का विज्ञान है। अब ग्रहों की जो स्थितियां हैं शास्त्रों में, इसके बारे में जो तर्क दिए हुए हैं, उन्हीं तर्कों को आधार बना करके मैं भविष्य की घटना का आपके सम्मुख जिक्र करने जा रहा हूं। चलिए, सबसे पहले यह जान लीजिए कि ये जो संकट आया है, और इस संकट का अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि इस समय गोचर कुंडली में कुंभ राशि में अंगारक योग बना हुआ है। अंगारक योग क्या है? तो मंगल और राहु की युति। अंगारक का मतलब है जलता हुआ अंगारा, कोयला। अब गौर करिए, मंगल कौन? तो सेनापति, युद्ध का ग्रह। राहु कौन? तो अचानक विस्फोट करने वाला, भ्रम पैदा करने वाला। जब ये दोनों एक साथ हो जाएं तो क्या होगा? तो बारूद और आग जब एक जगह हो तो विस्फोट होगा। और ये युति बनी कहां है? तो कुंभ राशि में, जो तकनीक की राशि है, हवा की राशि है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं की राशि है, जिसका सीधा सा मतलब है मिसाइलें, ड्रोन, हवाई हमले। और यही हो रहा है। 2 मार्च से 15 मार्च तक कुंभ में सूर्य, मंगल, वक्री बुध और राहु, चार ग्रह एक साथ बैठे थे। चतुर्ग्रही योग बना हुआ था। 13-14 मार्च को मंगल राहु की युति शतभिखा नक्षत्र में 14 अंश पर बिल्कुल एकदम सटीक हुई, और ठीक उसी समय युद्ध अपनी सबसे भयंकर अवस्था में पहुंचा। वक्री बुध ने बातचीत को विफल कर दिया। फरवरी के अंत में जो जिनेवा में बातचीत चल रही थी, टूट गई, बम गिरने लगे। शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं। मीन जल तत्व की राशि है, तो समुद्री रास्तों पर संकट। होर्मुज का जो रास्ता है वो बंद। ये शनि का सीधा प्रभाव। ये था पिछला वीडियो, जिसके बारे में मैं पूर्व में बता चुका। ये सारी बातें आपको मैंने बता रखी है। अब आइए आगे की जो चर्चा है इसको समझते हैं। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च यानी ये आज का डेट, आज ये वीडियो मैं अभी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अभी 21 मार्च तक, ध्यान से समझिए, 15 मार्च से 21 मार्च तक, यानी आज के डेट से और 21 मार्च तक, यह सबसे भारी समय है। यह सप्ताह बहुत भारी है। प्रिय दर्शकों, अभी हम सबसे कठिन दौर में हैं। सूर्य मीन में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य कौन है? सूर्य राजा, शासक। सूर्य का मीन में आना और वहां शनि से मिलना, हालांकि भी ध्यान रखना है कि शनि और सूर्य में अभी दूरी है। अभी दूरी है इन दोनों के मध्य। कहने का तात्पर्य, शासकों पर दबाव और बढ़ने वाला है। 25 मार्च को सूर्य और शनि एकदम सटीक युति में, एकदम एक स्थिति में होंगे मीन राशि में। यह तिथि गौर करने वाली है। सूर्य शनि की जो युति है, इसका मतलब है सत्ता और कर्म फल का आमना सामना। इसी सप्ताह में एक अच्छी बात और हो रही है, और ये ग्रह गणित
ये कह रहा है कि 21 मार्च को बुध जब मार्गी होंगे, अभी वक्री हैं, मार्गी होंगे। प्रिय दर्शकों, बुध जब तक वक्री हैं, बातचीत का रास्ता बंद है, संवाद टूटा हुआ है, संधि के जो प्रयास हैं वो विफल हैं। लेकिन 21 मार्च के बाद आप लोग देखेंगे कि बुध मार्गी हो जाएंगे और उनके मार्गी होते ही बातचीत के जो रास्ते लगभग बंद से दिख रहे हैं वो खुलने लगेंगे। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, कोई मध्यस्थता होगी। और ये हम सब जानते हैं उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव भयंकर है। सूर्य और शनि की इस युति का मीन राशि में प्रभाव है। मीन, अभी जैसा मैंने कहा, ये समुद्र है, समुद्र का प्रभाव, कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के नए नए, हर दिन नए नए न्यूज आ रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा 21 मार्च और इसके बाद कुछ रास्ते बदलने शुरू होंगे। बुध मार्गी होने के बाद कहीं ना कहीं ये जो समय होगा, ये जो अवधि होगी, यानी 21 मार्च से और अप्रैल के पहले हफ्ते तक, अप्रैल के पहले हफ्ते तक, यानी मार्च तो अभी युद्ध चलेगा, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते तक युद्ध विराम की चर्चा भी शुरू हो जाएगी। और बहुत कोई ठोस अभी नतीजा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बहुत हद तक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव 25 के बाद भयंकर होगा। 21 मार्च के आसपास अगर आप न्यूज देख ही रहे, दिन रात हर कोई न्यूज देख रहा है, तो आप देखेंगे कि संधि का प्रयास शुरू हो जाएगा और काफी हद तक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे चरण में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अप्रैल काफी बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। अंगारक योग जब टूटेगा, देखिए ये अंगारक योग पहली बार गोचर में बना हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना है, ज्योतिष क्या कहता है, देश काल परिस्थिति। इस समय एक माहौल बिगड़ा हुआ था और इसी माहौल में अंगारक योग का निर्माण होना। ऐसे ही चतुर्ग्रही पंचग्रही योग, जिस समय कोरोना का समय था उस समय भी ग्रहण इत्यादि थे। अब इस समय में माहौल गर्म था और राहु और मंगल की युति हुई। प्रिय दर्शकों, अब जब 2 अप्रैल 2026, ये वो दिन है जब मंगल कुंभ राशि को छोड़कर मीन में चले जाएंगे। जब मीन में चले जाएंगे और जैसे ही मंगल कुंभ से निकलेंगे, राहु से उनका साथ टूट जाएगा, यानी अंगारक योग खत्म। और इतिहास गवाह है कि गोचर में जब जब अंगारक योग बना है और उस समय अगर युद्ध की स्थिति बनी रही है तो युद्ध बड़ा ही भयानक हुआ है। पृथ्वी पर जो बमबारी हुई है उससे पृथ्वी को बहुत ही क्षति पहुंची है। अंगारक योग का टूटना एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई की जो तीव्रता है उसमें कमी आ जाए। ये केवल अनुमान नहीं लगा रहा हूं, ये ग्रह की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के 2 अप्रैल जो मिसाइलों का हमला, ड्रोन का हमला, जिसमें बहुत तीव्रता भी दिखाई पड़ रही है, उसमें काफी हद तक अंतर आएगा। तो आपने 2 चीजें अभी समझी। 21 मार्च बुध का वक्रत्व समाप्त होगा, वहां पर बातचीत के लिए कोई मध्यस्थता आएगी और बातचीत शुरू होगी। 25 मार्च को शनि और सूर्य बिल्कुल एक अंश पर होंगे, सेम अंश पर। ये वो समय होगा जहां राष्ट्रपति सब जगह के, मैं केवल बात डोनाल्ड ट्रंप की नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी के जगहों की भी कर रहा हूं, उन पर भयानक दबाव होगा और उसका प्रभाव यह मिलेगा कि वो शांत होने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो। और 2 अप्रैल जब मंगल कुंभ से निकल करके मीन की ओर जाएंगे, ऊर्जा बिखर जाएगी। अब जरा गौर करिए, मंगल कुंभ से निकलेंगे तो कहां जाएंगे, मीन, और मीन में पहले से ही कौन बैठा है, शनिदेव। अब जरा समझना यह है कि मंगल राहु को तो छोड़ रहे हैं पर शनि से मिल रहे हैं। अब मंगल शनि की जो युति है ये भी अपने आप में विस्फोट ही है। ये बहुत गौर करने वाली बात, दोनों एक दूसरे के दुश्मन और विस्फोटक की स्थिति। तो 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मीन राशि में सूर्य, शनि और मंगल तीनों एक साथ रहेंगे। ये 12 दिन का समय भी भारी, ये भी भारी समय है। यानी संभव है कि बातचीत के दरवाजे तक लोग पहुंचेंगे, बातचीत हो लेकिन फिर बात ना बन पाए और फिर युद्ध। तो इसका सीधा सा मतलब है कि तरीका लड़ाई का बदल जाएगा, लेकिन लड़ाई तो तब भी जारी रहने वाली है। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, तो अभी तक हवाई हमले, मिसाइलें, ड्रोन, ये सब चल रहा है। मीन जल तत्व की राशि है, तो मंगल शनि का जब संबंध मीन अर्थात जल तत्व में मिलेगा तो समुद्री रास्तों पर जो संकट है, आर्थिक रुकावटें और पीछे से राजनीतिक दबाव, ये सब बढ़ जाएगा, अभी घटेगा नहीं। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो बमबारी तो हो सकता है शांत हो जाए, कम हो जाए, लेकिन आर्थिक परेशानी का जो धुआं है ये बना रहेगा। अभी कैसे बना रहेगा, जाहिर सी बात है, अभी आप लोग अगर न्यूज देख रहे हो तो अब ऐसा लग रहा है कि ईरान, अमेरिका भले अब शांत पड़ना चाहता हो, ईरान शांत न हो रहा है न इस युद्ध को होने दे रहा। ऐसी स्थिति में जितना ईरान का बार बार कहना है कि जो मेरी क्षति हुई है उसकी या तो भरपाई हो, ऐसे में शांत नहीं बैठूंगा। तो जब मंगल, शनि, सूर्य ये सब तीनों के तीनों एक स्थिति में मीन में आएंगे तो ये समुद्री क्षेत्र है
वहां पर ईरान का अपना प्रभाव बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, तो वो कमोबेश अपना दबाव तो बनाएगा ही। अब यहां पर आपसी कलह यानी बातचीत अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं होने वाली, आपसी कलह की स्थिति बनी रहेगी। एक और पॉइंट है जिसे नोट, तो 2 अप्रैल के बाद आपको यह देखना है कि जो सीधी बमबारी है, मिसाइलों का जो हमला है, वो काफी कम दिखाई पड़ने लगेगा, ये काफी हद तक कम हो जाएगा। अब हम तीसरे चरण में चलते हैं प्रिय दर्शकों। अप्रैल के दूसरे भाग में, या यूं कहिए कि अप्रैल से मई तक आपको मैं ले चलता हूं, जहां धीरे धीरे राहत की स्थिति बनेगी। 14 अप्रैल के बाद से सूर्य मीन से निकलकर मेष में चले जाएंगे। 14 अप्रैल तक तो मीन में ही है, जहां शनि के साथ है वो, फिर वो मेष में आ जाएंगे। अब मेष में आएंगे तो एक तरह से देखा जाए तो सूर्य का बल उच्च के सूर्य होंगे, ये राहत की स्थिति हो। हालांकि एक बात तो तय है कि अब जो पागलपन चल रहा है इन नेताओं का, अब उच्च के सूर्य, सूर्य याद रखिएगा, सूर्य सत्ता पक्ष है, सूर्य राजा है, सूर्य सबसे ऊंचा बैठा अधिकारी है। उच्च होने पर संभव है कि पागलपन और भी बढ़े, लेकिन अभी मैं आगे चर्चा करता हूं और आपको समझाता हूं। मई तक की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, मई तक का समय अगर देखा जाए तो ये वो समय है जहां युद्ध विराम यानी अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट, ये मान करके चलिए कि युद्ध विराम पूरी तरह से, संधि का प्रयास हो चुका होगा, इस बात की संभावना प्रबल है। इस समय ग्रह काफी अनुकूल दिख रहे हैं। 11 मई को मंगल मीन छोड़कर मेष में आएंगे अपनी खुद की राशि में, और मंगल जब अपने घर में होंगे तो उसकी ऊर्जा फिर विनाशकारी नहीं रह जाएगी। ये ऊर्जा वैसे तो मीन में भी बहुत विनाशकारी नहीं है, जितना कुंभ में है उतना मीन में विनाशकारी नहीं है, लेकिन वहां शनिदेव हैं। वहीं जब मंगल स्वयं की राशि में आएंगे मेष में, तो इनकी ऊर्जा सही दिशा में होगी, व्यवस्थित होने लगेगी। यानी एक तरह से कहूं तो सैनिक अपने शिविर में लौटने लगेंगे, तलवार मयान में आएगी। मेष अग्नि तत्व की राशि, मंगल वहां पूरे बल में होते हैं, तो ये हो सकता है कि कोई पक्ष संधि से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक आध आखिरी कदम उठाए। कई बार होता है दिया बुझने से पहले फपक होती है, भवक होती है, फिर बुझता है, लेकिन इसके बाद बहुत हद तक सब कुछ शांत हो जाएगा। अब चौथे चरण में जरा समझिए। 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति उच्च के, 2 जून 2026 देवगुरु बृहस्पति कर्क में जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं एक बात तो कह सकता हूं कि उम्मीद इस उच्च के गुरु से है, यानी वो समय युद्ध पूरी तरह से शांत हो जाए। गौर करिए, अभी हम मार्च में 15 मार्च 21 मार्च की मैं बात कर रहा हूं, और फिर इसके बाद मैं 2 जून तक चला जा रहा हूं, यानी गुरु तक। यानी एक बात तय है कि ये युद्ध समाप्त भी हो जाए तब भी इसकी जो लहरें हैं, एक आग का दाह जो उत्पन्न होता है, वो दाह तो चलता ही रहेगा, लगता ही रहेगा। तो जैसे ही देवगुरु उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, देवगुरु अपनी सबसे मजबूत स्थिति में यहां पर होते हैं, जो धर्म के रक्षक हैं, न्याय के कारक हैं, संधि और शांति के प्रेरक हैं। जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो धर्म की शक्ति अपने चरम पर होती है। नरपति जयचर्या में साफ साफ लिखा है कि जब बृहस्पति कर्क में होते हैं तो राजाओं में संधि होती है, अन्न बढ़ता है, प्रजा को सुख मिलता है। इतिहास में जब जब देवगुरु उच्च के हुए हैं, दुनिया में शांति के प्रयास को बल मिला है। ये कोई अनुमान नहीं, ये इतिहास में हुआ है। तो जून के बाद समय शांति का होगा, बातचीत और संधि का प्रयास और लगभग राहत। अब जरा गौर करिए प्रिय दर्शकों, शेयर मार्केट की स्थिति हम सभी जानते हैं, लगातार गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। तो भी 21 तारीख तक तो स्थिति लगभग ऐसी ही है, ये गिरता ही रहेगा। अभी आज मैं रविवार के शाम को बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं, आपको कल शाम को हो सकता है वीडियो देखने को मिलेगा। कल ही मार्केट खुलते हुए जबकि मैं वीडियो बना चुका हूं, बहुत हद तक और गिरने की ही संभावना है। तो कुल मिलाकर के देखें तो अभी आप लोगों को बड़ा सजग रहना होगा। इसको लेकर के भी मैंने वीडियो बनाया था। अभी आप लोगों को बहुत सजग रहना होगा, सोच समझ करके ही निवेश करना होगा। मैं प्रयत्नतः राशिफल में यह तक बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किस किस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं जिससे आपको कुछ हद तक फायदा मिले। अब जरा सा, अभी तो हम विश्व की बात कर रहे थे, भारत के नजरिए से भी जरा देख के मिला करके देखें तो प्रिय दर्शकों, भारत की कुंडली में चंद्रमा कर्क राशि में, और जब देवगुरु कर्क राशि में आएंगे तो भारत का चंद्रमा कर्क में ही है। बृहस्पति का गोचर इसके लिए बड़ा शुभ माना जाएगा। अब देखा जाए तो इस समय गैस इत्यादि को लेकर के हर दिन न्यूज सुनने को मिल रहा है, परेशानियां हैं, हर जगह लोग परेशान हैं। कहने का तात्पर्य देखा जाए तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय स्थिति है वो और मजबूत, भारत शांति की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अब बात यही खत्म नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। जून तक की स्थिति मैंने आपको क्लियर की गुरु के आने से। जुलाई अगस्त, प्रिय दर्शकों, जुलाई अगस्त की तरफ अगर आप जाते हैं तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, यानी पीछे मुड़ करके देखने का समय 27 जुलाई 2026 को शनिदेव मीन राशि में वक्र हो जाएंगे। और शनिदेव जब वक्र होंगे तो वो पीछे मुड़ करके देखेंगे, जो फैसले लिए गए, जो लड़ाई लड़ी गई,
उसका हिसाब किताब करेंगे। दुनिया के नेता सोचेंगे कि सब क्यों हुआ, इससे क्या मिला। अब इस पर बहस चलती रहेगी, तो लंबी बहस चलने वाली है। क्यों किया ये अमेरिका ने, क्या मिला उसको अब इसी सब बातों की भरपाई आगे चल करके जब शनिदेव वक्री होंगे तब होगा। जो समस्या ऊपर दबा दी गई थी वो फिर से उभरेगी। यानी बात ये देखिए खत्म नहीं होने वाली है। शनिदेव के वक्र होने पर ये फिर से इसमें लहराने वाला है। जुलाई अगस्त में कोई पुराना तनाव, इस डेट को भी नोट करिए, मैं आगे इस पर भी चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे बहुत कम समय मिला। मैं बाहर से आया और आने के बाद ही इस पर मंथन करके आपको वीडियो बना के दे रहा हूं। तो आगे भी अभी दिखाई पड़ रहा है कि जुलाई अगस्त में फिर कोई पुराना तनाव सिर उठा सकता है। लेकिन मैं बताते चलूं कि बहुत जरूरी है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उस समय तक देवगुरु तो ऊंचे ही के रहेंगे, पूरी ताकत में रहेंगे। कोई तनाव उभरेगा भी तो वो शांत। तो फरवरी मार्च जैसा जो भयंकर समय है वैसा कुछ नहीं होने वाला। देवगुरु की सुरक्षा बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, दिसंबर 2026, इसी बहाने आगे तक जरा हम समझ लेते हैं। उधर जाकर के राहु भी परिवर्तन की तैयारी में होंगे। 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ छोड़ करके मकर में आएंगे, केतु सिंह में आएंगे, माफ करिएगा केतु कर्क में आएंगे। सिंह में है वर्तमान में, कर्क में आ जाएंगे। अब ये 1.5 साल का जो समय होगा, जो कर्म का चक्र है, कुंभ सिंह और इसके बाद फिर मकर कर्क, तकनीकी का जो दुरुपयोग हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यही तो हुआ है, तकनीक का जो दुरुपयोग हुआ है। ये कुंभ वही है, सामूहिक लड़ाई, अहंकार का टकराव। सामने कुंभ के आगे सिंह है, सिंह सत्ता की राशि है, वो खत्म होगा। नया चक्र मकर और कर्क का शुरू होगा, जो शासन का, घर की सुरक्षा और आर्थिक पुनर्निर्माण से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि साल ये पूरा निकल जाने वाला है, तब जाकर के साल के अंत में फिर लोगों का ध्यान इस सबसे हटेगा। एक तरह से नई दुनिया बनाने की तरफ हम फिर से आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी संकट टला नहीं, आप लोगों को सजग रहना है। मैं फिर से दोहरा दूं, डेट जरा नोट कर लीजिए, 15 मार्च से 14 अप्रैल 2026, ये 30 दिन ग्रहों की नजर से सबसे भारी हैं। और उसमें भी आज का डेट 15 तारीख से 21 तक, जब तक कि बुध का वक्रत्व तो समाप्त नहीं हो जाता, ताकि लोग एक बार फिर से बैठकर बातचीत करें। अंगारक योग नहीं समाप्त हो जाता, ताकि ये बमबारी शांत हो जाए। सूर्य शनि की युति, एक बार इस युति से शनि थोड़ा आगे निकल जाए, तनाव की जो स्थिति है इसका प्रभाव धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाए। प्रिय दर्शकों, तेल की कीमत देख ही रहे हैं, उतार चढ़ाव, शेयर बाजार का उठापटक हम सब देख रहे हैं, और महंगाई की मार वो तो पड़ने ही वाली। जाहिर सी बात है, मैंने पिछले दिनों जब वीडियो बनाया था तो क्या कहा था कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है। हम वो घास हैं, वही कमजोर लोग, हम तो कुचले ही जाएंगे। लेकिन खैर, शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं, जरा सजग रहिएगा। और सट्टा बाजार वाले तो बहुत सजग रहें, खतरनाक है आपके लिए, आपको नुकसान हो सकता है। एक और बात, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी, फिर कर रहा हूं, क्या तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? सोशल मीडिया पर खूब ये चलता रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर वहां तक हम पहुंच जाएं 2 जून, तब तो सवाल ही नहीं उठता। चाहे जितना आज मुझे समय आज के दिन में मिला है, मैंने बृहत संहिता को भी देखा, नरपति जयचर्या, भविष्य फल भास्कर, मयूर चित्रकम, इन सभी पुस्तकों को देखा। मैं तब भी देख करके वो वीडियो बनाया था, आज भी मैं फिर दोहरा रहा हूं। ज्योतिष संभावनाओं का विषय है। मैं जिन परिस्थितियों को ग्रंथों के आधार पर देख रहा हूं वही आपको बता रहा हूं। फिलहाल विश्व युद्ध वाली कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें। पर हाँ, अभी जूझना बाकी है, अभी ये लड़ाई, अभी ये परेशानी बाकी रहने वाली है। फिर भी आप लोग सजग रहिए, और अपना पैसा इत्यादि इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं, अभी देवगुरु बृहस्पति वैसे तो मिथुन में है, और देवगुरु बृहस्पति का मिथुन में होना ठीक है, लेकिन जब कर्क में आए तब तक का तो हमें इंतजार करना ही है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थितियां, विशेष करके शनि राहु का ये जो द्विद्वादश का संबंध है, ये जो द्विद्वादश की स्थिति है, ये अपने आप में बड़ी खतरनाक, ये भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण होता है। 1939 में कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा पाया कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भी बृहस्पति कमजोर। 2026 की स्थिति अलग है। बृहस्पति मार्च में यहाँ 11 तारीख को मार्गी हो चुके हैं, जून में उच्च के होंगे। कुंभ का जो अंगारक है वो खत्म होगा, और देवगुरु की जो दृष्टि है वो 9वीं दृष्टि इन पर पड़ रही है। तो कोई ऐसा फाइनल तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं है, बस ये वही वाली लड़ाई है, क्षेत्रीय लड़ाई है, जो कि आम लोगों के लिए विनाशकारी होती है, परेशानियां लेकर के। तो सावधानी बरतनी है, घबराना ज्यादा नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। आने वाले समय में स्थिति बहुत हद तक बदल जाएगी। और जो डेट मैंने आपको बताया है, विशेष रूप से सावधानी बरतिएगा, सावधानी के साथ ही इन्वेस्ट करिएगा। और एक और बात, अगर आपके मन में भारत को लेकर करके कोई चिंता है तो घबराइए मत। भारत इस लड़ाई में दूर दूर तक कहीं शामिल न है, न आगे होने वाला है। और भारत की स्थिति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
हर तरह से ठीक है। अब रही बात समुद्री रास्ते की, तो अभी ही तेल का, चूंकि तेल वहां से आता तो है, तो कई तरह के कंटेनर के बारे में न्यूज तो बता ही रहा है कि तेल आ रहा है। थोड़ा तेल महंगा होगा आने वाले समय में यहाँ पर, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं। भारत की कुंडली का जो 11वां भाव है, आय का भाव, ये उस पर असर डाल रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली मानी जाती है स्वतंत्र भारत की। कहने का तात्पर्य, अप्रैल मई तक आप लोगों की जेब पर दबाव तो रहेगा, लेकिन जून में जैसे ही देव गुरु बृहस्पति कर्क में आएंगे, भारत के चंद्रमा पर आएंगे, तो आर्थिक हालात सुधरने लगेंगे, चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। रही बात भारत पाकिस्तान तनाव की, तो राहु जब तक कुंभ में है, राहु जब तक कुंभ में है, और कुंभ भारत की कुंडली का 10वां भाव है, तब तक ये राजनीति, इस सीमाओं पर सतर्कता चलती रहे। भारत अपनी चाल चल रहा है, लेकिन देवगुरु की कृपा से सीधे सैन्य टकराव की संभावना भारत पाकिस्तान की तो फिलहाल दूर दूर तक नहीं, और भारत फिलहाल और किसी से तो लड़ेगा नहीं। भारत की स्थिति में तो कहीं लड़ाई है नहीं, चाइना से तो है नहीं, हो सकता है तो पाकिस्तान से ही, तो फिलहाल वो कुछ कहीं नहीं। तो कुल मिलाकर के भारत की स्थिति को लेकर के आप निश्चिंत रहें, और किसी तरह की कोई चिंता नहीं, कोई खतरा नहीं। बाकी आने वाले दिनों में जो परिवर्तन और मुझे दिखाई पड़ेगा, मैं उसको लेकर के पुनः आपके सम्मुख वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।